गुड इवनिंग जी। चेक करो जी, सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है। कोई डाउट हो जी कल वाले लेक्चर के अंदर? डाउट है जी कल वाले लेक्चर के अंदर? ठीक है, चलो आगे करते हैं फिर कंटिन्यू। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने की दो फॉर्म्स की थी। एक है कार्टेशियन फॉर्म, एक है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बेसिकली हमें आइडिया देती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल के कंपैरेटिव स्टडी करने में क्यों डिफरेंट हो गए, आर स्क्वायर के कंपैरेटिव देखा जाए तो। उससे रिलेटेड सारा काम हमने कल किया। अब आगे अगर आज हम उसी काम को कंटिन्यू करें, आज जो हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की जो नेक्स्ट फॉर्म है वो पढ़नी है, और जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बेसिकली है क्या कि जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जो कि है एक्स प्लस आयटा वाई। तो इसका मतलब है एक्स कॉमा वाई वाला कोऑर्डिनेट जो हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर नजर आएगा। अब अगर देखो, हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अगर हमने कोई वेक्टर लेके आना है, वेक्टर लेके आने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए ना। तो अगर हम इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें और ये इसकी डायरेक्शन रख दें, तो ये हमारे पास एक इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स वाई है तो उसको वेक्टर की फॉर्म में देखना हो तो क्या देखा जा सकता है कि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वाला कोई ना कोई एक पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का। अब देखो, वेक्टर फॉर्म पढ़ने का फायदा क्या होगा, जैसे हमें कार्टेशियन फॉर्म ने आइडिया दिया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। पोलर फॉर्म से हमें पता चला कि जो पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आर स्क्वायर से डिफरेंट है। और इसी तरह से वेक्टर फॉर्म का भी एक खास फायदा हो जाता है पढ़ने का, क्योंकि ये भी हमें एक आइडिया देके जाएगी कि यहाँ पे क्या बातें हैं जो कॉम्प्लेक्स में आप और देख सकते हो ज्योमेट्रिकली। कि जैसे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक नंबर है Z1 x1 प्लस आयटा y1, एक नंबर है Z2 x2 प्लस आयटा y2। दोनों नंबर्स की एडिशन करनी है तो एडिशन कैसे होती है कि रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, चलो इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाता है, ये एडिशन हो जाती है। माइनस करना हो तो रियल से रियल माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाता है। अब इन दोनों नंबर्स को अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए, ये है तो कोई ना कोई पॉइंट ही ना। यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे लेट्स से Z2 है। तो Z1 पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम एक वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर Z1 वेक्टर, इसकी ये डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे ही Z2 वेक्टर निकाल सकते हैं, ये कोई Z2 वेक्टर होगा, ये Z1 वेक्टर होगा। इस वेक्टर की लेंथ, यानी कि इस वेक्टर हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Z1 का। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z1 कह दीजा। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, मोड ऑफ Z2। अब देखो, जो Z1 प्लस Z2 वाला वेक्टर है, या फिर कहें माइनस Z1 माइनस Z2 वाला वेक्टर है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा ना। इनकी हम लोकेशन बता सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे जो ये Z1 और Z2 है, इन दोनों को, इन दोनों वेक्टर को यूज करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें कि यहाँ से Z1 उठाया, यहाँ पे रख दिया एक,
वेक्टर इसके पैरेलल Z1 वेक्टर, ये Z2 उठाया यहाँ पे रख दिया, तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होती नजर आ रही है ना। और वेक्टर के अंदर वेक्टर्स के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या कहें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होल्ड होता है। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम के अंदर इस डायगोनल वाले वेक्टर की बात करें, ये डायगोनल वाला वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन नहीं हो जाएगा, मतलब ये वेक्टर क्या बनेगा हमारा Z1 प्लस Z2 वेक्टर। तो इसका मतलब जो ये Z1 प्लस Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लोकेटेड होता है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से को यूज करके आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो उस पैरेललोग्राम के अंदर जो ये वाला वर्टेक्स होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ये आ जाएगा। और इस वेक्टर की लेंथ भी क्या होगी मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाएगी। सेम अगर हम इस पैरेललोग्राम के अंदर ये दूसरे वाला डायगोनल लें, अगर इस डायरेक्शन में लें, उल्टे वाली डायरेक्शन में, भूचाल आया था, पता नहीं चला, सारा कुछ हिल गया, आया था भूचाल ऑनलाइन, हमें ही लगा बस। देखो चलो छोड़ो, आया भी होगा तो क्या ही हो जाएगा, अब आके चला गया। दूसरे वाले डायगोनल की बात करें तो इस जो दूसरी वाली ये वाली ट्रायंगल बन रही है, इसमें भी तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन होल्ड होगा ना। तो इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर का सम Z1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये वाला जो डायगोनल है, ये वेक्टर ये हो जाएगा ना Z1 माइनस Z2, ये वेक्टर आ जाएगा Z1 माइनस Z2। तो अब यहाँ से ना एक और अच्छी बात निकल के आएगी। देखो अगर हमने इस वेक्टर की लेंथ बतानी है, इस वेक्टर की लेंथ होगी ना मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये इस वाले डायगोनल की लेंथ ये आएगी ना मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था Z1, ये पॉइंट था Z2। अगर हमने दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं ना, रियल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर ये दो पॉइंट है Z1 और Z2, इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि ये लेंथ हो जाएगी ना वेक्टर की, Z1 और Z2 के बीच की लेंथ, और ये लेंथ कितनी है मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। मतलब ये बात लिखे होने का मीनिंग क्या होगा कॉम्प्लेक्स में कि ये रिप्रेजेंट क्या करेगा डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। कि कभी भी अगर इस तरह से मॉडुलस के अंदर दो क्वांटिटीज को माइनस किया जा रहा है या दो नंबर्स को माइनस किया जा रहा है, दैट मीन वो जो क्वांटिटी आएगी, फाइनल क्वांटिटी जो आएगी, उन दोनों नंबर के बीच का डिस्टेंस आ जाता है। अब इसमें और अच्छी बात देखो, हमें पता है ट्रायंगल के अंदर दो साइडों का सम तीसरी साइड से क्या होता है बड़ा, और दो साइडों का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होता है छोटा। तो अगर हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करें, इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड जो है इसकी लेंथ है मोड ऑफ Z1, इस साइड की लेंथ है मोड ऑफ Z2। अगर इन दोनों साइडों का सम करें तीसरी साइड से क्या होगा बड़ा ना, तीसरी साइड की लेंथ कितनी है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। मतलब कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और निकल गई कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। और ये जो तीसरी साइड है ये बाकी दोनों साइडों के डिफरेंस से क्या होती है बड़ी, मतलब ये ग्रेटर किससे होगी मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 से ना, इससे ग्रेटर होगी। और इक्वालिटी आ जाएगी अगर नंबर इक्वल हो गए। मतलब यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी पता चल रही है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 और ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2।
और सिमिलरली अगर आप ये दूसरे वाली ट्रायंगल लोगे, उसमें भी तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी ना कि उसमें ये साइड है, इस साइड की लेंथ कितनी थी, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये इसको अगर हम तीसरी साइड लें, ये बाकी दोनों साइडों के सम से क्या होगी, छोटी, मतलब लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 और ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है हमें वेक्टर फॉर्म से पता चल जाती हैं, और इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कि बेसिकली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर देखनी हो तो वो वेक्टर फॉर्म हमें हेल्प कर देती हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है, उसको देखने में वेक्टर फॉर्म ज्यादा अच्छे वे से हेल्प कर देती है। डिफरेंस के कोऑर्डिनेट की लोकेशन भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, पहले ये नोट कर लो, वो भी बता देता हूँ कहाँ आएंगे। अगर हमने डिफरेंस वाले कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन बतानी है, ये भी बताया जा सकता है। देखो ये वेक्टर है ना Z2 वेक्टर ऊपर वाली डायरेक्शन में, अगर इसको रिवर्स कर दें तो नीचे वाली डायरेक्शन में माइनस Z2 वेक्टर हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये वेक्टर है Z1, ये नीचे वाली डायरेक्शन में वेक्टर है Z2, और अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर दें, ये वाली, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला वेक्टर होगा नीचे की डायरेक्शन वाला, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा ना, इसका सम प्लस इसका सम माइनस Z2 आना चाहिए। वो कब आएगा, जब ये वेक्टर कितना होगा, या फिर उल्टी कर दें अगर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन में करें तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर Z1 बनना चाहिए। तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और अगर सिमिलरली ये Z1 वेक्टर आप यहाँ पे उठा लो और पैरेललोग्राम अगर नीचे की तरफ बनाओगे, तो इस डायरेक्शन में भी Z1 वेक्टर है ना। और अब इसमें दूसरे वाला डायगोनल देखो, ये वाला, इस वाले डायगोनल को कौन सा वेक्टर बोले, सो दैट ये देखो अगर नीचे की डायरेक्शन में रखें तो अब क्या चाहिए हमें कि इन दोनों का सम करके ये बनना चाहिए। तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा ना Z1 माइनस Z2, यही बनेगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। अब देखो ये जो वेक्टर है ये तो ओरिजिन के रेफरेंस से बना हुआ है ना, तो डेफिनेटली ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसके आएंगे, Z1 माइनस Z2 के आएंगे। मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो ये बनेंगे ना x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2, ये आ जाएंगे। मतलब डिफरेंस वाले जो कोऑर्डिनेट है वो दूसरी पैरेललोग्राम के ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाली के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया जी डिफरेंस वाले कहाँ पे आते हैं। रिपीट करूँ, रिपीट कर लेते हैं कि देखो Z1 प्लस Z2 वेक्टर तो हमें पता चल गया कि उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गए, ऊपर चले गए, इस पैरेललोग्राम के यहाँ पे बनने थे। माइनस वाले अगर कोऑर्डिनेट की लोकेशन देखनी है तो क्या करो, ऊपर वाली पैरेललोग्राम को यूज करके नीचे की डायरेक्शन में एक पैरेललोग्राम बना लो। नीचे की डायरेक्शन में पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, Z2 वेक्टर को रिवर्स कर दो, माइनस Z2 आ जाएगा। यहाँ पे Z1 ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा था, नीचे वाली डायरेक्शन में माइनस Z1 हो जाएगा। इधर वाली डायरेक्शन में सॉरी ये भी माइनस Z2 होगा ना।
इधर वाली डायरेक्शन में Z1 था, Z1 उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अब नीचे एक पैरेललोग्राम और कंप्लीट होगी ना। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर जो ये वाला डायगोनल है, इस डायगोनल वाले वेक्टर को देखा जाए, ये डायगोनल वेक्टर क्या था, इन दोनों वेक्टर्स का सम, क्योंकि ये -Z2 है, ये +Z1 है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये बनेगा Z1 -Z2, और ये वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बना हुआ है ना, तो दैट मीन यहाँ पर जाके ये वेक्टर एंड होगा, यानी कि इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के ऊपर, वहां पे डेफिनेटली कोऑर्डिनेट Z1 -Z2 के होंगे, और Z1 -Z2 के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 -x2 और y1 -y2। तो अगर डिफरेंस वाले कोऑर्डिनेट देखने हो तो वो एक दूसरी पैरेललोग्राम के अंदर चले जाते हैं, ये बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है जी, अब क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे ना वेक्टर फॉर्म पढ़ने का हम यूज कैसे करेंगे, क्या हमें यहाँ से इतना पता चल गया कि मोड ऑफ Z1 -Z2 एक्चुअल में डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देता है दो पॉइंट्स के बीच में, और इसी बात को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है उनको पढ़ लेंगे, क्योंकि उन इक्वेशन को पढ़ने का फायदा क्या हो जाएगा कि अगर कभी कोई इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में आपको उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में दिखा दी जाए, तो वो ज्योमेट्रिकली आपको देखनी आनी चाहिए, और उसको सीखते हैं आगे। अगर इसमें से कुछ नोट करने वाला रह गया वो कर लो। देखो नेक्स्ट हम कुछ इक्वेशन जो पढ़ने जा रहे हैं, या कहीं कुछ ऐसी इक्वेशन जिनके लोकस के बारे में हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे देखो अगर रियल में बात की जाए, अगर मोड x इक्वल टू 1 को सोल्व करना हो तो इसको सोल्व कर सकते हैं, मोड हटा देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। अगर यहीं पे मान लो इक्वेशन ये हो x-1 का मोड इक्वल टू 1, इसको भी सोल्व कर सकते हैं ना, मोड हटा दिया तो x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1, और उसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी। देखो इसको अलजेब्राइकली सोल्व करना हो तो ठीक है, मोड हटा दिया, वैल्यू निकाल ली x की जो आने वाली है उसको लिख दिया। इसको ज्योमेट्रिकली समझें, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम रियल में बात करें, रियल में नंबर्स को ड्रॉ करना हो तो रियल लाइन का यूज करते हैं, रियल लाइन आ जाती है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट आ जाता है, प्लस इनफाइनाइट आ जाता है, और हमें पता है मॉडुलस फंक्शन एक डिस्टेंस फंक्शन है जो कि डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें ज्योमेट्रिकली, ये ऐसा है ना, मोड ऑफ x-0 इक्वल टू 1, मतलब हम वो x फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनका डिस्टेंस 0 से कितना है, 1, और 0 हमारा यहाँ पे पॉइंट है, इससे डिस्टेंस निकालना है, जिनका 1 आए वो हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। और रियल लाइन के ऊपर हमें दो डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं, आगे या पीछे, लेफ्ट राइट। तो उसके अकॉर्डिंग 0 के आगे वाला पॉइंट कौन सा आ गया, 1, इस साइड वाला पॉइंट कौन सा आ गया, -1, जो कि हमारे फाइनल आंसर बन गए। अब सेम बात अगर सेकंड इक्वेशन में देखी जाए कि यहाँ पे वो एक्स निकालने हैं जिनका डिस्टेंस 1 से कितना आ रहा है, 1, 1 ये यहाँ पे है, इसके आगे वाली डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट था, 2, वो आ गया आंसर। इस डायरेक्शन में 0 मिला जो कि 1 से 1 डिस्टेंस पे बैठा है, तो यही दोनों फाइनल हमारे यहाँ पे आंसर बन गए। रियल में ठीक है कि आप रियल लाइन के ऊपर काम चला के वो पॉइंट ज्योमेट्रिकली देख सकते हो। अगर यही काम कॉम्प्लेक्स में हो कि कॉम्प्लेक्स में लेट्स से आपके पास इक्वेशन है मोड ऑफ z -1 इक्वल टू 1,
कि कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकली देखें, देखो पहले तो अगर इसको अलजेब्राइकली देखना हो तो क्या करेंगे कि चलो आपसे पूछ लिया जाए ये किसकी इक्वेशन है, जेड को पुट कर देंगे एक्स प्लस आयटा वाई, एक्स प्लस आयटा वाई पुट किया तो मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस आयटा वाई का मोड इक्वल टू वन बन जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। स्क्वायरिंग कर दें तो ये इक्वेशन निकल के आ गई। और ये किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की, सेंटर 10 रेडियस 1। ये है ज्योमेट्रिकली अलजेब्राइकली सॉल्व करने का तरीका। अब इसको अगर ज्योमेट्रिकली समझे थे ऊपर वाले काम से कि ज्योमेट्रिकली हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या था कि वन आपका एक फिक्स पॉइंट हो गया, वो जेड निकालो जिनका डिस्टेंस वन से कितना आ रहा है वन, क्योंकि ये डिस्टेंस फंक्शन है ना। और कॉम्प्लेक्स में हमें पता है अगर हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं वो तो हर एक डायरेक्शन में देखे जा सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में, यानी कि इधर इधर ऊपर नीचे हर जगह डायरेक्शन में आप ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। और जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हो तो वो लोकस किसका बन जाता है, सर्कल का बन जाता है। क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअल में देखोगे तो ये सर्कल की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from a fixed point is a constant। मतलब एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट रहे तो वो लोकस किसका होता है, सर्कल का। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, आप डिस्टेंस किस फिक्स पॉइंट से निकाल रहे हो, वन से। वन आपका फिक्स पॉइंट हो गया, और वन से जो डिस्टेंस निकाल रहे हो वो हमेशा कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो ये सारी जो है सर्कल की डेफिनेशन को ही तो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका लोकस एट द एंड हमारा क्या बनना था, सर्कल। और हमें पता है जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोल देते हैं, सेंटर। और फिक्स डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, रेडियस। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, जेड इक्वल टू वन, और रेडियस कितना है इसका, वन। ये आ जाएगा। तो इन जनरल कभी आपको कॉम्प्लेक्स में ऐसी इक्वेशन दी हो, मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये सर्कल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा, जेड इक्वल टू ए, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, बी। ये रेडियस आ जाएगा। जैसे मोड जेड इक्वल टू वन है तो ये भी क्या है, सर्कल, और जिसका सेंटर है ओरिजिन, और रेडियस कितना है वन। और इसको ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से बन जाता है। और इसको प्यार से क्या नाम देते हैं, यूनिट सर्कल। ये क्या है, यूनिट सर्कल बन रहा है। और देखो यहाँ पे एक चीज आप और भी कर सकते हो, जैसे आपने मान लो सर्कल के ऊपर जो, इन जनरल सर्कल के ऊपर पॉइंट बताने हो कैसे होंगे, मतलब जेड कैसा होगा जो इस सर्कल को सेटिस्फाई करने वाला है, वो भी बता सकते हो। वो कैसे, उसको ध्यान से देखो। देखो हम जेड बताने जा रहे हैं उसको पोलर फॉर्म में बताते हैं। अगर कोई भी नंबर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगा ना, कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 2 पाई के बीच। और अगर हमने किसी नंबर की पोलर फॉर्म लिखनी है, पोलर फॉर्म लिखने के लिए हमें उसका मॉडुलस रिक्वायर्ड होता है और एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ध्यान से देखो, अगर हम जेड माइनस ए की पोलर फॉर्म लिखें तो इसका मॉडुलस चाहिए हमें, इसका मॉडुलस हमें दिया हुआ ना बी, और इसका आर्गुमेंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ई रेस टू पावर आइटा थीटा। और थीटा क्या हो सकता है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखो, आपको जेड नहीं मिल रहा, ए प्लस बी ई आइटा थीटा, और जिसमें थीटा जो है 0 से लेकर क्या आ रहा है, 2 पाई के बीच में। और यही जेड जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, पुट करके देख लो, चाहे ए कट जाएगा, बी ई आइटा थीटा बचेगा, उसका मोड करोगे बी आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो ये सर्कल है इसके ऊपर जो पॉइंट लाई करते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, ए प्लस बी ई आइटा थीटा, जिसमें ये ए जो है वही सेंटर वाला कोऑर्डिनेट आ जाता है, और ई आइटा थीटा के साथ जो लगा होता है वो रेडियस होता है। तो दैट मीन अगर कभी आपको ये भी दिखा दिया जाए ना कि जेड इक्वल टू -1 प्लस 3 ई आइटा थीटा है,
और थीटा जो है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है। तो ये बताओ क्या होगा। तो इसको भी देख के बता सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है। एक सर्कल का सेट बनने वाला है, जो जहां से जेड आएंगे निकल के सारे के सारे सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करेंगे। और वो सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या आएगा यहाँ पे, जेड इक्वल टू -1, और रेडियस क्या हो जाएगा, जो ई आयटा थीटा के साथ लगा है वही रेडियस है 3। अब जैसे मान लो आपको इक्वेशन दिया मोड ऑफ जेड -3 + 4 आयटा इक्वल टू 2। एक इक्वेशन है मोड ऑफ जेड -1 आयटा इक्वल टू आयटा। तो पहली इक्वेशन में सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, और दूसरी इक्वेशन में भी बताओ। दोनों के लिए बताओ क्या आएगा। हो गए सॉल्व दोनों। नहीं हुआ। सेकंड का भी बताओ। और रेडियस। हाँ जी, सही है सभी का। ठीक है, ये तो ठीक है। चलो, सर्कल आ जाएगा 3 - 4 सेंटर हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा। ये गलत है। ये बनेगा नो लोकस। कोई भी लोकस नहीं है ये। कि लेफ्ट साइड एक रियल क्वांटिटी है, मॉडुलस है। राइट साइड कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी एंट्री पड़ी है। दोनों कभी इक्वल तो हो नहीं सकते ना। तो यहाँ पे नो लोकस आना है। ठीक है, तो सर्कल के बारे में क्लियर है सारा। अब आगे नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन देखें। अगर लेट्स से आपको इक्वेशन रियल में दी हुई है, मोड ऑफ x - 1 इक्वल टू मोड ऑफ x+1। ये इक्वेशन है। अगर हम इसको भी सोल्व करें, सोल्व करके मोड हटा देंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, सोल्व करेंगे तो x क्या हो जाएगा। हाँ, ई आयटा थीटा में ये बन जाएगा ना कि z -3 + 4 आयटा 2 लिखा था ना। तो z इक्वल टू सेंटर प्लस रेडियस, और थीटा जो है 0 से लेकर 2 पाई, ये बन जाएगा। x क्या आ गया इसमें, 0। नहीं जी, वो तो रियल में कर रहे हैं ना, x लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स में तो आया ही नहीं अभी।
कॉम्प्लेक्स वाला पहले ही रिजल्ट बता दी। यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा सिर्फ x इक्वल टू 0। ज्योमेट्रिकली देखा जाए क्या मीनिंग है कि एक पॉइंट है -1, एक पॉइंट है 1, तो हम वो x फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनका डिस्टेंस 1 और -1 से क्या है, सेम। 1 और -1 से डिस्टेंस सेम आए, वो पॉइंट ना तो -1 के साइड होगा ना ही 1 के उस साइड होगा। पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे हो सकती है, इन दोनों के बीच में, यानी कि वही पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0 वाला सोल्यूशन निकल के आ रहा है। अगर यही बात हम कॉम्प्लेक्स में करें कि कॉम्प्लेक्स में अगर इक्वेशन है मोड ऑफ z -1 इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस 1, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट कि दो तरीके हैं सोल्व करने के। एक तो वही जैसे इसको सोल्व किया, मोड हटा दो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, वैसे यहाँ पे कर सकते हो कि z को x प्लस आइटा वाई पुट कर दो, दोनों तरफ मॉडुलस निकाल दो, स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करोगे एट द एंड आपको लोकस निकल के आ जाएगा, जो भी फाइनल इक्वेशन आनी है वो है इसकी अलजेब्रिकली अप्रोच। ज्योमेट्रिकली इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे दो फिक्स पॉइंट है, एक है -1, एक है फिक्स पॉइंट 1। हम वो जेड फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनका डिस्टेंस -1 और 1 से क्या है, सेम। वो वाले पॉइंट एक्चुअल में अगर कॉम्प्लेक्स में देखोगे वो पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड होंगे, -1 और 1 को ज्वाइन करता हुआ जो ये लाइन सेगमेंट है इसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही हमारा लोकस बनना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इनके मिड से पास करती हुई ऐसी लाइन जो इस सेगमेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और इनका मिड क्या है, 0 0, मतलब ये -1,0 है, ये 1,0 है, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, 0 0, और 0 0 से पास करती हुई परपेंडिकुलर लाइन कौन सी आ जानी है, वाई एक्सिस। मतलब इस इक्वेशन का जो लोकस निकल के आएगा वो x इक्वल टू 0 आएगा एट द एंड। अब x इक्वल टू 0 निकालने के लिए एक तो तरीका वही है कि z को x प्लस आइटा वाई पुट करो, सोल्व कर दो, सोल्व करके निकाल लो, जो आना है वो आ जाएगा निकल के। एक तरीका ज्योमेट्रिकली है कि ज्योमेट्रिकली समझा जाए कि इन जनरल अगर आपके पास ये इक्वेशन है मोड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 का मोड, तो यहां से जो लोकस बनता है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ये आ जाता है। अगर इन जनरल इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है इक्वेशन, तो उसका लोकस क्या आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो कि z1 z2 के मिड से पास करेगी और उस सेगमेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे लेट से आपको इक्वेशन दी हुई है मोड ऑफ z माइनस आइटा इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस 2 आइटा, तो इसका लोकस क्या आएगा बताना जल्दी से। हाँ जी, क्या आ गया लोकस ऑनलाइन बताओ। x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू माइनस आइटा बाई 2, x इक्वल टू -1/2। y एक रियल नंबर है, y को माइनस आइटा बाई 2 कैसे लिख सकते हो।
क्या बना दिया आपका? नहीं पता? हाँ, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? बस फिर ये लोकस आ गया। ये आपके दो पॉइंट है। एक है आयटा, आयटा का मतलब है 0 1। एक है -2 आयटा, जिसका मतलब है 0 - 2। इनका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 0, -1/2। और 0 - 1/2 से पास करती हुई लाइन जो इस सेगमेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर। और सेगमेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ऐसे जाएगी, जो कि एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y = -1/2। मतलब इसका लोकस एट द एंड आपको क्या मिलेगा? y = -1/2 मिलेगा। ठीक। हाँ जी। हाँ, वो तो वर्टिकल हो जाएगी ना लाइन। चलो एक और ट्राई करके देखो। z - आयटा इक्वल टू z + z - 2। इसको ट्राई करना। इसका लोकस क्या आएगा? z - आयटा इक्वल टू z - 2। आ गया जी। y = x/2 तो नहीं आएगा आई थिंक। यहाँ पे ना +1 +2 वाली जो आपने बेसिक स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा होगा वो काम आएगा। हाँ, आई थिंक ये सही है जो आपने निकाला है आईपैड के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो आपकी बनेगा 1। हाँ ये सही है। हाँ जी ये सही है। क्या आया? नहीं आया आंसर? x = नहीं। तो लाइन आनी है। एक पॉइंट है 0 1, एक पॉइंट है 2 0। ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। इनके मिड से पास करती हुई परपेंडिकुलर लाइन, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा? 1, 1/2। ये लाइन जो इससे पास करेगी और इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी, उसकी इक्वेशन बतानी है। वो अपने आप ही ओरिजिन से करवा रहे हो, वो तो गलत है ना। वो ऐसे कैसे कह देंगे कि ओरिजिन से? मतलब ऐसे नहीं कह सकते ना कि ओरिजिन से करेगी करेगी।
तो इसकी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करके इसका स्लोप आ जाएगा और इसकी इक्वेशन बना दोगे, क्या बननी है। राइटिंग ये आ रही है, देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/2 आ रहा है, क्या आएगा। देखो ऑनलाइन हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ था अब जरा कंप्लीट करें इसको, करके देख लो, चलो ये आंसर आ रहा है अगर तो। आ गया जी, हाँ जी ऑनलाइन आ गया, जिनका नहीं आया था ये आंसर बन गया ना। ठीक है, वैसे और तेजी से भी कर सकते हो, बिना स्लोप निकाले भी कर सकते हो इसको अगर करना हुआ। कैसे कर सकते हैं पता है किसी को। बिना स्लोप निकाले भी किया जा सकता है। इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/2 प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगी। और जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है वो भी डायरेक्ट बता सकते हैं। वो क्या आएगी कि उसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे लग जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे लग जाएगा वाई के साथ, और ये नेगेटिव लग जाता है इक्वल टू सम कांस्टेंट के। और के निकालने के लिए मिड पॉइंट यूज कर लो, ये इस 1,1/2 से पास कर रही है लाइन, तो ये पॉइंट यहाँ पे रखोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये क्या होता है कंसेप्ट, कि अगर आपके पास ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन की अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आएगी तो उसकी डेफिनेटली इक्वेशन ऐसी होगी, देखो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0 टाइप की ऐसी इक्वेशन बनती है। तो हमने क्या किया, जो ये लाइन सेगमेंट थी इसकी इक्वेशन निकाल ली इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/2 प्लस y/1 इक्वल टू 1 करके। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, वाई के कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है, तो वो चेंज करके इक्वल टू के करके लिख दिया था, यहाँ पे के लिख दिया। अब के निकालना हो, के निकालने के लिए आपको एक और दिया हुआ है कंडीशन, कि लाइन इस 1,1/2 से पास कर रही है, ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर देते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी 3/4, वो उठा के यहाँ पे वापस रख दो, तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, समझ आया जी अब। तो इसको भी आप डायरेक्ट ध्यान रखना। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, वो नोट कर लो, साथ ही काम आ जाएगा कभी। देखो इन जनरल कभी आपको ये इक्वेशन दी हो, मोड ऑफ z-z1 ओवर z-z2 इक्वल टू के, ऐसी इक्वेशन दी हो, और इसमें के अगर पॉजिटिव है, रियल तो होगा ही होगा, और साथ में अगर के पॉजिटिव है, तो ऐसी इक्वेशन के लोकस के बारे में भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। और वो क्या बनना है, कि अगर आपका के जो है 1 के इक्वल आया, तो इस इक्वेशन का जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। लोकस क्या निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। और अगर इन केस के 1 ना हुआ, तो जो लोकस है वो एक सर्कल बन जाता है, और जिसके बारे में हमें डायरेक्ट नहीं पता कि इक्वेशन क्या होगी, वो निकालनी पड़ेगी इसको सोल्व करके। पर इतना पता है कि अगर के 1 नहीं है यहाँ पे,
तो जो लोकस है वो सर्कल बनेगा। एट द एंड लास्ट में इक्वेशन एक सर्कल की बन जाती है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना साथ में, कई बार काम आ जाए किसी क्वेश्चन में तो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें, जो अगली कैटेगरी की इक्वेशन है वो आपको कैसे नजर आ सकती है कि लाइक मोड ऑफ जेड माइनस थ्री या मोड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मोड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू थ्री है। और इस इक्वेशन से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना क्या बनता है क्या नहीं। देखो अगर हमने इसका लोकस निकालना है, इस इक्वेशन का लोकस अगर वही अलजेब्राइकली अप्रोच से जाएं तो जेड को एक्स प्लस आइटा बाई पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करें, यहाँ पे मॉडुलस आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे मॉडुलस आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, दो स्क्वायर रूट आ जाएंगे। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्क्वायर रूट इधर ले आएंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग करके इधर वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इस साइड जब a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी में दोबारा स्क्वायर रूट आ जाएगा ना एक। और उसको फिर से खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ आ जाएंगी। फिर दोबारा स्क्वेयरिंग करेंगे, दोबारा स्क्वेयरिंग करेंगे, तब लास्ट में जाके सिंप्लीफाई करने के बाद आपको लोकस मिलेगा कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। मतलब यहाँ पे अगर अलजेब्राइकली जाएं तो काम कैलकुलेटिव है, सॉल्व करना थोड़ा कठिन काम है। तो फिर इसको भी ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली समझा जाए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर यहाँ पे हम अपना दिमाग चलाएं कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है माइनस वन, एक है पॉइंट वन। हम प्लेन के अंदर वो जेड फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनका डिस्टेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट से निकाल कर अगर ऐड कर दें तो डिस्टेंस कितना आ जाए, थ्री आ जाए। मतलब यहाँ पे लेट से कोई ना कोई जेड है, इसका डिस्टेंस आपने वन से निकाल लिया, माइनस वन से निकाल लिया, ऐड कर दिया डिस्टेंस को, दोनों ये डिस्टेंस ऐड कर दिए, ऐड करके कितना आना चाहिए, थ्री आना चाहिए। ऐसे पॉइंट आप निकालने जा रहे हो। और थोड़ा बहुत याद हो, एलिप्स की डेफिनेशन में भी तो यही कुछ होता था कि जब हम एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें एक डेफिनेशन ये भी आती है ना कि पी ए प्लस पी बी अगर कांस्टेंट आ जाए, पी ए प्लस पी बी कांस्टेंट आने का मतलब कि एलिप्स की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके पास कोई दो फिक्स पॉइंट है, लेट से ए एंड बी, ए और बी अगर आपके प्लेन में कोई भी दो फिक्स पॉइंट रख दिया आपने, तो एलिप्स क्या है, एलिप्स क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट which move in a plane such that sum of distance from two fixed points is always a constant। ये एलिप्स की डेफिनेशन होती है ना। तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक्चुअल में एलिप्स की डेफिनेशन को फॉलो करता है। मतलब हमारे पास प्लेन में ऐसा पॉइंट है पी, वेरिएबल पॉइंट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है पूरे प्लेन में, सो दैट उस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट से निकाल कर ऐड कर दें तो हमेशा एक कांस्टेंट के मिलेगा। और वो जो कांस्टेंट के है ना, उसमें भी एक खास बात होती है कि वो कांस्टेंट के जो है इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच वाला जो डिस्टेंस है इससे बड़ा होता है। मतलब के शुड बी ग्रेटर देन ए बी। अगर ये बात होल्ड हो रही है तो वो लोकस एक्चुअल में किसका बन जाता है, एलिप्स का बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट है वन और माइनस वन, वो जेड फाइंड आउट करने हैं जिनका डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट से निकाल कर ऐड करें तो थ्री आ जाए। और ये पहली बात तो वही है ना, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का। और ऊपर से जो कांस्टेंट के है, के यहाँ पे कितना है, थ्री, के कांस्टेंट थ्री है ना।
और दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2। तो कांस्टेंट जो है दोनों फिक्स पॉइंट के बीच वाले डिस्टेंस से बड़ा भी तो है। तो एक्चुअल में ये लोकस या कहें ये इक्वेशन एलिप्स की डेफिनेशन को नहीं फॉलो कर रही। तो फिर इस इक्वेशन का जो लोकस आना है वो क्या आ जाना निकल के, एलिप्स से निकल के आना है एट द एंड। तो क्यों ना फिर ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट ही बता दें कि एलिप्स बनना है या नहीं बनना, और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उस कांस्टेंट के ऊपर। इन जनरल इसको लिखोगे किस तरह से कि अगर आपके पास इक्वेशन है मोड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू कांस्टेंट के, तो ये अगर के कांस्टेंट जो है दोनों फिक्स पॉइंट जो है जेड वन और जेड टू उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे अगर बड़ा आ गया, मतलब के शुड बी ग्रेटर देन मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अगर है, तो लोकस इज एलिप्स। ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि अगर ऐसी बात हुई कि के अगर उस जेड वन माइनस जेड टू के मोड से ग्रेटर हुआ तो लोकस एक एलिप्स आएगा। और अगर बाय चांस मान लो यहाँ पे इक्वेशन ये होती मोड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मोड ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू टू, अब क्या हो गया कि जो कांस्टेंट के है वो दोनों फिक्स पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है उसके इक्वल आ गया ना। मतलब यहाँ पे सेकंड केस क्या बन गया, के इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये आ गया ना। या फिर ये कहें कि पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी हो गया, ये बात भी कह सकते हैं। और अगर इसको देखें पी ए बी तीन पॉइंट है, वो ये बात फॉलो कर रहे हैं पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी, और एक कोलिनियर की डेफिनेशन नहीं है कि तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो अगर कभी के इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू हो गया तो वहां पे बात क्या होगी कि जो ये पी पॉइंट होगा, ये पी पॉइंट ए बी लाइन जो ए बी को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर लाई करेगा। मतलब अगर के इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू आया, देन जो लोकस है वो क्या आएगा, एक लाइन सेगमेंट आएगा ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू, कि दोनों फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो बन जाएगा अगर के इक्वल टू क्या हो गया, मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू हो गया। और अगर तीसरे केस की बात करें कि अगर कभी ये छोटा हो गया के इससे, तो उस केस में यहाँ पे रिजल्ट है नो लोकस, उसमें कोई भी लोकस नहीं निकल के आएगा। इसमें तो यहाँ पे जैसे लाइन सेगमेंट आ जाना था ज्वाइनिंग वन एंड माइनस वन, और बाय चांस अगर मान लो यहाँ पे टू से छोटा कोई नंबर होता लेट से वन, तो इस केस में नो लोकस निकल के आएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये तीनों रिजल्ट आपने डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। ऐसी इक्वेशन थी एक पेपर में, पुराने पेपर उठा के देखोगे प्लस वाला ही काम था उसमें, तो उसमें चेक करना था कि लोकस क्या आना है क्या नहीं आना। जैसे आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, फाइंड द होल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स। सॉल्व करो इसको।
हो गया जी, चलो क्या आया? रूट। हाँ। सभी का हो गया, चलो। आ रहा है लैम्डा ग्रेटर देन √13। ठीक है कि वही यहाँ पे बात आ जाएगी कि लैम्डा अगर ग्रेटर हुआ मोड ऑफ Z1 - Z2 से, देन लोकस किसका आएगा? एलिप्स का आएगा। और Z1 क्या है यहाँ पे? 1 माइनस आएगा, माइनस Z2 क्या आएगा? 3 - 4 आएगा। इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। लैम्डा ग्रेटर देन -2 हो गया, +3 आएगा। और ये कितना बनेगा? √13। ये आ जाएगा। इसका लोकस बताओ क्या आएगा? सही है। Z1 Z2 क्या लिया? हाँ। जो नो लोकस क्या लाइन सेगमेंट बता रहे हैं, वो बताओ। Z1 Z2 क्या लिया? 2 and -2, या कुछ और? पहली बात तो यहाँ पे एक में तो Z1, और फिर 2 and -2 आया है कि यहाँ पे अगर हम जनरल इक्वेशन लिख रहे थे वो, उससे कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। इसको सेट करना होगा पहले कि ये वाला पार्ट तो ठीक है, मोड ऑफ Z-2 है। अगर इसमें से माइनस आयटा का मोड कॉमन निकाल लें, तो ये बचेगा ना Z-2 आयटा इक्वल टू 4। और माइनस आयटा का मोड क्या हो जाएगा? 1। तो बचा क्या? मोड ऑफ Z-2, Z-2 आयटा इक्वल टू 4। तो फिक्स पॉइंट कौन कौन सा होगा? एक Z1 2, एक Z2 2 आयटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि मोड ऑफ Z1 - Z2। तो ये बना 2 - 2 आयटा का मोड। और ये √8 नहीं आएगा? 4 बना दिया होगा गलती से, 4 बना के लाइन आ गई, इक्वल आ गया, ऐसे कर रहे थे सारे, और ये √8 आ गया। और 4 जो है इस √8 से बड़ा है ना,
मतलब दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रहा है, दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है उससे के ग्रेटर है। और के अगर ग्रेटर हो तो लोकस क्या आता है फिर उस केस में? एलिप्स आ जाता है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का लोकस क्या आना है? एलिप्स निकल के आना है। Z2 ऐसे निकाला देखो कि उस इक्वेशन से कंपेयर करके z का कोफिशिएंट 1 चाहिए। z का कोफिशिएंट माइनस आयटा आ रहा है, ये एडजस्ट यहाँ पे किया जा सकता था। वो कैसे? माइनस आयटा कॉमन निकाल के। जब माइनस आयटा आप इस इक्वेशन से कॉमन निकालोगे तो उसका मोड मोड कॉमन आ जाएगा ना। और मोड माइनस आयटा का तो 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा देखो, z माइनस 2/आयटा बच गया ना मोड में। और z माइनस 2/आयटा। और इसको आगे एडजस्ट करोगे, अगर 1/आयटा को देखोगे ये प्लस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, -2 आयटा आएगा यहाँ। हाँ, -2 आयटा आएगा। बात बात पे भी सेम ही है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना, z + 2 आयटा। तो जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हो जाएगा -2 आयटा। ठीक है जी अभिषेक, अब क्लियर है। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन अगर देखें कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, लेट से मोड ऑफ z-1 माइनस मोड ऑफ z+1 सारे का मोड इक्वल टू लेट से 1, बीच में माइनस आ जाए। नहीं जी, नो लोकस कैसे बनेगा? एलिप्स नहीं बनेगा वो तो। और इज ग्रेटर देन √8। और के अगर z1 माइनस z2 के मोड से ग्रेटर हो तो एलिप्स बन जाता है। हाँ। अब आगे वाले लोकस के ऊपर आए। जो अगले वाला लोकस है वो रिलेटेड है हाइपरबोला से। जैसे एलिप्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, वैसे ही हाइपरबोला की डेफिनेशन भी होती है ना ये वाली, कि अगर मोड ऑफ पी ए माइनस पी बी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, जिसमें ए और बी फिक्स पॉइंट है, पी आपका वेरिएबल पॉइंट है, कि अगर दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करो और वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक कांस्टेंट के आ जाए, और जो के है ये लेस देन हो ए बी से, दोनों फिक्स पॉइंट के बीच वाले डिस्टेंस से, तो उस केस में लोकस किसका बनता है? हाइपरबोला का। तो अगर यही डेफिनेशन हम यहाँ पे भी देख लें कि ये भी तो इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना, कि आपका फिक्स पॉइंट है z1 z2, z आपका वेरिएबल पॉइंट हो गया, तो z1 से डिस्टेंस माइनस z2 से डिस्टेंस निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके अगर कांस्टेंट के आ गया, और अगर वो कांस्टेंट के जो है दोनों फिक्स पॉइंट z1 और z2 के डिस्टेंस से छोटा हो गया, तो उस केस में यहाँ पे लोकस किसका बन जाता है? हाइपरबोला का। कि उस केस में लोकस क्या आएगा आपका? हाइपरबोला निकल के आएगा। कि जैसे यहाँ पे है आपका z1 क्या है? 1। z2 क्या है? -1। मोड ऑफ z1 माइनस z2 निकालोगे ये आ जाएगा 2। और k कितना है आपका? 1। k जो है इस z1 z2 के मोड से छोटा आ रहा है ना यहाँ पे,
छोटा आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है ये लोकस बनेगा हाइपरबोला का। इस केस में क्या बन जाना है अपना, हाइपरबोला बन के आ जाना है। और अगर सेकंड केस इक्वलिटी वाला लेके आए, से इक्वल टू 2 आ गया, मतलब के इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 बन गया। या फिर यहां से कहें कि PA माइनस PB का मोड किसके इक्वल आ जाए, मोड ऑफ AB के इक्वल आ जाए। और वही सेम A और B आपके दो फिक्स पॉइंट है, A यहाँ पे अलग से, B यहाँ पे है। इस केस में देखें लोकस क्या बनेगा। देखो अगर हम मोड को हटाएं, ये तो रियल क्वांटिटी है ना, हटा सकते हैं। मोड को हटाएंगे तो PA माइनस PB AB के इक्वल लिख सकते हैं। या फिर PA माइनस PB को माइनस AB के इक्वल लिख सकते हैं ना, ये बनेगा। इस इक्वेशन को ये लिख सकते हो, PA इक्वल टू AB प्लस BP। और इस वाली इक्वेशन को ये लिख सकते हो, PA प्लस AB इक्वल टू PB। ये लिखा जा सकता है ना दोनों को। दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, ये भी कोलिनियर नहीं शो कर रहे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए PAB। और फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो कि हमारे फिक्स पॉइंट है ना A और B यहाँ पे। और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब इस लाइन के ऊपर लाइन करने वाले हैं। अब वो लाइन के ऊपर लाई करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे वो भी देख सकते हैं। कि जैसे PA इक्वल टू AB प्लस BP है, मतलब P का A से डिस्टेंस निकालो, P है ना हमारा वेरिएबल पॉइंट, P का A से डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस इक्वल आएगा A और B का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस प्लस BP। तो डेफिनेटली जो P की लोकेशन है B के इस साइड आएगी ना, B के उस साइड लोकेशन आनी है P की, तभी ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। मतलब P B के इस साइड जो मर्जी उठा लो, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को होल्ड करवाएंगे। तो हमारे लोकस में इस लाइन के अंदर बी के इस साइड वाला पार्ट तो आने वाला है, पहली बात ये सारा आ जाएगा। हम अगर इस वाली डेफिनेशन को देखें, ये भी कोलिनियर शो कर रहा है, बट इसमें पी ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ए से निकालो, फिर ए और बी का डिस्टेंस निकाल के ऐड कर दो, वो सारा डिस्टेंस पी बी के इक्वल आ जाएगा। और इस केस में जो पी है वो ए के इस साइड आ जाएगा ना, ए के इस साइड जहां मर्जी उठा लो। मतलब यहाँ पे बीच वाला सेगमेंट हट गया। इसके अलावा जो ए और बी से पासिंग लाइन है वो सारी आ जाएगी। तो अगर कभी इक्वालिटी वाला केस बन गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि लोकस क्या आएगा, लाइन आएगी एक्सेप्ट सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ये कह देंगे। लाइन आ जाएगी एक्सेप्ट सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। और जो लाइन होगी वो भी किससे पास करेगी, Z1 Z2 से पास करेगी। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, लोकस इज अ लाइन passing through Z1 and Z2 except the segment joining Z1 Z2। कि जो दो फिक्स पॉइंट है उन दोनों फिक्स पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन आएगी, पर बीच वाले सेगमेंट को छोड़कर। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पेयर ऑफ रे आएगा, दो रे बन गई ना, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है। ये भी बोल सकते हैं कि लोकस इज पेयर ऑफ रे, लोकस इज पेयर ऑफ रे बनेगा, ये भी कहा जा सकता है। और जो लास्ट वाला केस है कि अगर के कभी ग्रेटर हो गया मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 से, तो यहाँ पे बनेगा आपका नो लोकस। ग्रेटर वाले केस में यहाँ पे क्या आ जाना है, नो लोकस आ जाना है। जैसे यहाँ पे 2 आ गया,
तो इस केस में क्या आना था, एक पॉइंट -1, एक पॉइंट 1, इससे पास करती हुई लाइन है एक्स एक्सिस, उस एक्स एक्सिस के बीच में से ये वाला पार्ट हटा दो। तो इस केस में ये लोकस बनना था, 1, -1 के इस साइड वाला पार्ट और 1 के इस साइड वाला पार्ट। और अगर लेट से =3 दिया होता तो यहाँ पे क्या बन जाता कि 3 आ गया के, और के यहाँ पे ग्रेटर हो गया ना मोड ऑफ Z1 - Z2 से, तो यहाँ पे लोकस के लिए क्या वर्डिंग निकल के आएगी, नो लोकस, लोकस नहीं आएगा इसका। तो ये जो ज्योमेट्रिकल इक्वेशन जो है या कहें जो भी जितनी भी ये हमने इक्वेशन की हैं, इन सबको अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए, ज्योमेट्रिकली पढ़ना आसान हो जाता है एज कंपेरेटिव टू अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली सॉल्व करना है भी तो फिर तो वही जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट करो, सारा स्केयरिंग वगैरह करके सॉल्व हो जाएगा। उससे बेटर होता है कि इसको ज्योमेट्रिकली देख लिया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सभी को यहाँ तक क्लियर है सारा। देखो एलिप्स वाले से तो आया हुआ है खैर क्वेश्चन, और हो सकता है हाइपरबोला वाले से भी कोई बन के आ जाए क्वेश्चन। इसके अलावा अगर अगली टाइप की इक्वेशन की बात की जाए, नेक्स्ट जो है एक और टाइप की इक्वेशन है जो कि फिलहाल तो अभी तक ना तो कभी वो नेट में दिखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ना ही आपके पेपर में दिखा हुआ है। तो हो सकता है कि अगर वो टारगेट करने जाएं उस इक्वेशन को टारगेट करें, कि जैसे अगर मान लो इक्वेशन है आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड =π/4, और इसका हमने निकालना है लोकस। अगर इसका लोकस निकालें, लोकस निकालने के लिए वही काम करेंगे, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दो, सोल्व कर दो, सोल्व करके लोकस आ जाएगा आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगा के। तो अगर फॉर्मूले से जाएं तो लोकस क्या आएगा बताना। आ गया लोकस, क्या आ गया, y = x। सभी ने निकाल लिया y = x। किसी और का कुछ और आया हो। हाँ जी, ऑनलाइन सबका y = x ही आया है, बाकी भी बता दो। मोड x =mod x, तो दो लाइनें आ गई। चलो देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई =π/4 कर दिया। tan इनवर्स y/x क्या आ गया, π/4।
वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल है, tan पाई बाय 4 के। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स, ये लोकस आ गया। ठीक है, सॉल्व करके ये आना भी चाहिए सबका। पर एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम काम ध्यान से देखें, ये जो लोकस है, हाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो सही है। इस लोकस में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है जो अपने आप लग के आ गया। वो क्या, कि y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और ये वाली लाइन बनती है। देखो हमारी नीड वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने की है जिनका आर्गुमेंट कितना है, पाई बाय 4। मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाय 4। अगर हम इस पूरी लाइन के ऊपर देखें, अगर ये पूरी की पूरी लाइन हमारा रिक्वायर्ड लोकस है, तो सारे के सारे पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि सबका आर्गुमेंट निकालोगे इस लाइन के ऊपर से, उनका पाई बाय 4 आएगा। अब ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर वाला पार्ट जो है लाइन सेगमेंट का, यहां से कोई भी जेड पकड़ लो, उसका आर्गुमेंट डेफिनेटली कितना आएगा, पाई बाय 4। सबका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनना है, पाई बाय 4। अगर हम ओरिजिन के नीचे जाएं, ये वाले सेगमेंट के ऊपर जाएं, यहां से जो मर्जी जेड उठाओ, उन सबका आर्गुमेंट पाई बाय 4 तो नहीं होगा ना, आर्गुमेंट पाई प्लस पाई बाय 4 होगा उनका। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है लाइन सेगमेंट का, ये तो हमारे लोकस में नहीं आना चाहिए ना। मतलब हमारा जो लोकस है y इक्वल टू एक्स तो आ रहा है, बट उसमें ये वाला जो लाइन का पार्ट है ये फालतू में आ गया। और ऊपर से ये भी तो देखो, जीरो वाला पॉइंट भी तो लोकस में आ रहा है, y इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू जीरो। और z इक्वल टू जीरो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो लोकस में ये पॉइंट भी नहीं आएगा। तो एक्चुअल जो हमारा लोकस है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स पूरी लाइन नहीं है, उस लाइन के अंदर ये वाला पार्ट है। मतलब लाइन में साथ में हमें यहाँ पे मेंशन करके चलना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा इस इक्वेशन का एक्चुअल में सही लोकस है। कि लोकस एक्चुअल में यहाँ पे क्या निकल के आया, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, जिसमें x पॉजिटिव है और y भी क्या है आपका, पॉजिटिव है, ये सही लोकस है। हाँ देखो बाकी ये बात है इसमें, सारा ना पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन ये पेपर में कैसा पूछा जाता है, मान लो इसका लोकस आपसे पूछ लिया गया और ऑप्शन दिया हुआ y इक्वल टू एक्स। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो पूरे के पूरे लाइन को ही लोकस बोल देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलें तो y इक्वल टू एक्स को टिक करेंगे। हाँ अगर वहां पे ऑप्शन ये दिखा तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका, y इक्वल टू एक्स, एक्स पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। और लोकस के लिए अगर वो ऑप्शन मार्क करवाए स्ट्रेट लाइन वाला, तो स्ट्रेट लाइन को ही मार्क करेंगे फिर वहां पे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कई बुक्स के अकॉर्डिंग लोकस वो लाइन ही मेंशन करती हैं। तो ये बात का ध्यान रखना, बीच बीच में छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे तो चलो ठीक है, सोल्व करके लोकस निकाला, पर हम इस लोकस को ना एक और क्वेश्चन की हेल्प से समझे। अगर जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन, जेड से पाई बाय 3 है, इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व करना हमें आता है, वही जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर देंगे, सोल्व करके निकाल देंगे। सोल्व करने से पहले, अलजेब्राइकली सोल्व करने से पहले, इसको भी अगर ज्योमेट्रिकली सोल्व करने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाय 4 था, हम ये कह रहे हैं ना, आर्गुमेंट निकालने के लिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या था आपका, ओरिजिन ना, ओरिजिन से ज्वाइन करते थे। अब जेड की बजाय वहां पे आर्गुमेंट के अंदर क्या आ रहा है, जेड माइनस वन, मतलब यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, वन हो गया। तो आर्गुमेंट बताने के लिए आप उस पॉइंट जेड को वन से ज्वाइन करोगे ना, वन के रेफर में बताओगे। दैट मीन यहाँ पे जो भी जेड आएगा, हमारा जेड इक्वल टू वन वाला नंबर जो है, उसके साथ ज्वाइन करने पे के बाद आप आर्गुमेंट बता रहे हो। तो इक्वेशन निकालना ठीक है, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई पुट करो, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, निकल आएगी। बट उससे हटके अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली भी इक्वेशन तो बता ही सकते हैं ना, कि एक्चुअल में हमें पता है कि जो भी लोकस आता है, जो ये रेफरेंस पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 10 है, इस पॉइंट से पास करने वाली ये लाइन आ जाती है। हाँ लाइन सारी नहीं होती,
थोड़ा सा उसका टुकड़ा आता है, पूरी लाइन नहीं आती। अब एक्चुअल में अगर इक्वेशन बोलनी हो पूरी लाइन की तो वो सेम ही चलती है ना, उसमें पर्टिकुलर कंडीशन लगा देते हैं एक्स वाई के ऊपर। तो अगर हमने इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, आर्गुमेंट इस लाइन का कितना है, पाई बाय 3। पाई बाय 3 होने का मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, पाई बाय 3। तो इस लाइन का स्लोप नहीं पता चल गया हमें, √3 होगा। और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-y1, ये पासिंग पॉइंट हो गया, स्लोप x-1, ये आ जाएगा। और हमें लाइन का पोर्शन कौन सा चाहिए, 1 0 को छोड़कर और नीचे वाले पार्ट को छोड़कर ऊपर वाला पार्ट। और उसके लिए साथ में कंडीशन क्या अटैच कर दें कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 और y शुड बी पॉजिटिव। ये मेंशन कर देंगे तो हमारा लोग को तो डायरेक्ट तैयार हो गया कि ये आ जाएगा ऊपर वाला सारा। अब जैसे लेट्स से यहाँ पे ये होता आर्गुमेंट ऑफ z+1 इक्वल टू लेट्स से 2 पाई बाय 3, इसका लोकस बताओ जल्दी से क्या आएगा। रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने देखो इस इक्वेशन का लोकस बताना है, इसको हमने ज्योमेट्रिकली समझा कि ज्योमेट्रिकली डायरेक्ट लोकस कैसे निकाल सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z-1 है, z की बजाय z-1 आ रहा है, मतलब आप अपने रेफरेंस पॉइंट को 1 पे ले आए, पॉइंट शिफ्ट हो गया ना, z=1 पे आ गया। मतलब यहाँ से हमारा जो z=1 पॉइंट है उसके रेफर में बताओगे कि आर्गुमेंट क्या होगा। तो अगर कोई भी पॉइंट यहाँ से z उठाया, उसको 1 से ज्वाइन कर दिया, सारे पॉइंट 1 से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी वो हमारा लोकस आना था। और जो लाइन थी वो 1 0 से क्या कर रही थी, पास कर रही थी, जैसे वहां पे देखा। अब 1 0 से पासिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और हमें दिया हुआ है कि लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो पाई बाय 3 है। अगर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पाई बाय 3 है तो लाइन का स्लोप √3 हो गया ना, tan पाई बाय 3। tan पाई बाय 3 का मतलब √3, तो लाइन का स्लोप पता चल गया √3। और लाइन की इक्वेशन इस 1 0 से पास करते हुए निकालनी है। तो 1 0 से पासिंग लाइन जिसका स्लोप √3 हो क्या आएगी, y-0 इक्वल टू स्लोप √3 इंटू x-1, ये आ जाएगी। अब हमें इस लाइन का ऊपर वाला पार्ट चाहिए था, नीचे वाला नहीं चाहिए। ऊपर वाले पार्ट के लिए देखा जाए x जो है 1 से बड़ा है और y जो है ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, y पॉजिटिव है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन का क्या आ जाएगा, कंप्लीट लोकस आ जाएगा। अब सेम काम यहाँ पे किया, नीचे वाले में देखा जाए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, -1, 0, और इससे पासिंग लाइन जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो, 2 पाई बाय 3 यानी कि 120। तो 120 एंगल इस तरह से बनेगा ना, ऐसी लाइन होगी। और इस लाइन का हमें पता है एंगल 2 पाई बाय 3 चाहिए, तो लाइन का ऊपर वाला पार्ट ही 2 पाई बाय 3 बनाएगा। तो ये वाला पार्ट चाहिए हमें लोकस के लिए। और -1 0 से पासिंग लाइन जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 2 पाई बाय 3 है, तो इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा ना, एम क्या आएगा, -√3 आ जाएगा। और लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y-0 स्लोप x+1, ये आ जाएगी। और हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ये ऊपर वाला। और इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि x जो है -1 के इस साइड आ रहा है ना, तो x लेस देन -1 हो जाएगा और y शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये बनेगा इस इक्वेशन का लोकस। ठीक है जी, समझ आ गया ये। हाँ जी, ऑनलाइन समझ आ गया।
ठीक है जी। ये सारा कुछ समझ तो आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं है कि काफी टाइम के बाद पढ़ रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है? पहले टाइम? हाँ जी। ये अभी आने लगा है नेट में। हाँ, ठीक है चलो। तो मैंने जैसे बोल दिया था ना कि पहला चैप्टर थोड़ा सा ऐसे इक्वेशन के कारण तंग करता है कि कई बार ये इक्वेशन जो है ना वो समझ नहीं आती कि क्या ही हो गया। हाँ, प्रीवियस ईयर मिलेगा जी आपको ऐप में। तो हाँ, किसी के पास अगर प्रीवियस ईयर की फाइल है वो व्हाट्सएप में ग्रुप में सेंड कर देना जी। मिल जाएगा उनको फिर। या आप ना मुझे मैसेज कर देना। अ, रविंदर जी आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपका जो क्वेरी है वो आगे फॉरवर्ड कर दूंगा और आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। चलो, एक आगे हमने और इक्वेशन पढ़नी है। उस इक्वेशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, या कहें कि जैसे पहले इक्वेशन ही देखिए। मान लो अगर इक्वेशन है आर्गुमेंट ऑफ z-1/z+1 इक्वल टू π/3। ये इक्वेशन है और इसका हमने निकालना है लोकस। तो लोकस निकालने के लिए अगर यहाँ पे भी पूरी अप्रोच लगाएं तो z को x प्लस आइटा वाई पुट करेंगे, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेग्रीगेट करने होंगे ना। वो करने के लिए जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको रियल बनाएंगे, मतलब रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। रियलाइजेशन करने के बाद पहले अंदर वाले पार्ट के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेग्रीगेट हो जाएंगे ना। फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा के फाइनल जो है लोकस निकल के आ जाएगा। यही काम चलना है हमारा पूरा सब्जेक्टिव। अब वे में देखा जाए पर इस क्वेश्चन को देखा जाए ना, वो इसके लिए इक्वेशन नहीं पूछेगा आपसे कि इसकी इक्वेशन क्या आनी है। लास्ट में जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, वो ज्योमेट्रिकल फिगर पूछ लेगा कि इस इक्वेशन का जो लोकस है वो किस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूछ सकता है आपसे। और उसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा काम देखें कि इसको भी हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। पर ज्योमेट्रिकली समझने से पहले हमें कुछ आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो पॉइंट है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। देखो अगर आपके पास कोई दो नंबर है, पहली प्रॉपर्टी है अगर आर्गुमेंट ऑफ, अगर आप z1 z2 की प्रोडक्ट का निकालने जा रहे हो, दो नंबर की प्रोडक्ट की उनका आर्गुमेंट निकालना है। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट फंक्शन होता है ना वो लॉग फंक्शन की तरह काम करता है। वो कैसे कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ये क्या बन जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। जैसे लॉग फंक्शन काम करता है उन्हें देख भी सकते हैं हम कि जैसे z1 है इसकी पोलर फॉर्म होगी ना r1 e i-θ1। z2 की पोलर फॉर्म होगी कोई ना कोई r2 e i-θ2। और z1 इंटू z2 करोगे तो ध्यान से देखो ये बनेंगे ना r1 r2 e i-θ1 प्लस θ2। तो z1 इंटू z2 का आर्गुमेंट कितना आ रहा है θ1 प्लस θ2। और θ1 आर्गुमेंट है z1 का, θ2 आर्गुमेंट है z2 का। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई भी तो हो रही है ना कि कैसे बनी हुई है। सिमिलरली सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की वो क्या कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 निकालोगे
तो यहाँ पे भी log फंक्शन की तरह काम चलेगा। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 रेज टू पावर m, इसको आप लिख सकते हो m टाइम आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये लिखा जा सकता है। देखो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए लिखी है। हमने ये पढ़ा था ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो प्रिंसिपल शीट के अंदर आंसर देता है, -π to π में आंसर देता है। मान लो आपके पास जो Z1 है वो लेट से है -1 प्लस आएगा, Z2 है लेट -1 प्लस √3 आएगा। ये दो नंबर है, हमने निकालना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब दोनों नंबर की प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकालना है। -1 प्लस आएगा इंटू -1 प्लस √3 आएगा, इसका आर्गुमेंट निकालना है। देखो ये आर्गुमेंट अगर निकालना है, दो तरीके हैं, पहले तो ये प्रोडक्ट सॉल्व करो, प्रोडक्ट करके जो नंबर आया है उसका आर्गुमेंट निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, आर्गुमेंट निकल के आ जाएगा। अब प्रोडक्ट करें वो काम तो वही कैलकुलेटिव हो गया ना, फिर उससे बेटर क्या होता है कि ये फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमने इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है, तो वो जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा, पहली बात तो -π और π के बीच में आना चाहिए ना, जो भी आंसर आना है। अब निकालते हैं, चलो फॉर्मूला लगाओ, पहले नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्लस दूसरे नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, π/4 आया, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4, 3π/4 बन गया ना। ये नंबर भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और थीटा कितना आएगा, π/3। तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा प्रिंसिपल, पाई माइनस π/3, दैट मीन 2π/3 बनेगा। और इनको ऐड करो, ऐड करके कितना बन गया देखिए, एलसीएम आ गया 12, 9 और 8, 17 बन गया ना, 17π/12। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाला, वो कितना बन गया, 17π/12। हमें पता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो -π और π के बीच में आना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा ना, ये पाई के आगे चला गया। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो ये प्रॉपर्टीज है, इनमें एक और फैक्टर लगा होता है 2k π, तीनों प्रॉपर्टीज में। और ये 2k π जो फैक्टर है ना, इसको बोला जाता है, ये है एडजस्टिंग फैक्टर। एडजस्टिंग फैक्टर होने का मतलब क्या है कि जस्ट ये क्या काम करेगा कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी लगा के इनको सोल्व किया और सोल्व करके आपका आंसर -π और π के बीच में नहीं आया, तो ये फैक्टर अपना काम करेगा कि उस वाले उस फाइनल जो यहाँ पे आंसर बन रहा होगा उसको -π और π के बीच में लेके आएगा। कैसे कि कोई ना कोई ऐसा इंटीजर k एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट जब हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा आंसर -π और π के बीच में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 17π/12 बनाना, वो -π और π के बीच में नहीं आ रहा, तो इसमें एक 2k π वाला फैक्टर अपने आप लग के आ जाएगा। और फैक्टर लगने के बाद हम जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक्चुअल में बताएंगे वो -π और π के बीच में बताएंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई k ऐसा मिलेगा जिसके कारण ये फाइनल आंसर -π और π के बीच में आ जाए। तो देखो k पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना, पॉजिटिव लोगे तो आगे बढ़ जाएगा, नेगेटिव साइड हो सकता है। जैसे अगर हम k को यहाँ पे -1 उठाएं, k को -1 लिया तो 17π/12 -2π बना ना, और इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, ये बन गया 24 -17, तो -7π/12 आ गया ना। और -7π/12 तो इस रेंज में आ रहा है ना, -π to π। आगे को इंटीजर लेना है कि -7π/12 इस इंटरवल में आ गया ना, तो इसका मतलब जो ये दोनों नंबर की प्रोडक्ट है, इसका जो फाइनल आंसर होगा, असल में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो कितना आएगा, -7π/12 आएगा। ये रहता है कि जो ये 2k π वाला फैक्टर है ना,
एट द एंड जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपको नजर नहीं आएगा। बस इसने अपना काम करके बीच में से गायब हो जाना है। ये काम क्या करेगा करेगा कि अगर कभी आंसर माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं आ रहा होगा तो उसको लेके आएगा एडजस्ट करके किसी तरीके से। ठीक है जी, समझ आया जी। हाँ जी। हाँ, इसमें से -2 पाई कर दो, आ जाएगा। हाँ जी। कभी में नहीं आएगा ना। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जैसे पावर वाला कुछ आ गया और उसमें आर्गुमेंट बहुत ज्यादा बन गया। देता हूँ क्वेश्चन अभी। एडिशन वाले में -2 पाई या इसी से थोड़ा बहुत हो जाएगा सेट। प्लस वाले से भी हो सकता है ना अगर थर्ड में हुआ तो। कि जैसे आपने मान लो आर्गुमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। यही कर देते हैं, -1 प्लस √3 आएगा की पावर लेट से 50 है। इसको सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। करो इसको सोल्व, बताओ इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ रहा है। हाँ जी, के यूनिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि के एक से ज्यादा होंगे। एक ही आएगा के जो आपका आंसर -पाई और पाई के बीच में लेके आएगा। -2 पाई/3 बना। हाँ जी, माइनस आएगा। माइनस वाला आएगा जी, प्लस वाला नहीं आएगा। देखो एट द एंड ये बन गया सभी का। पहले ये बताओ 100 पाई/3 ये बन गया होगा ना कि 50 आगे आ गया। इसका आर्गुमेंट निकाला था हमने 2 पाई/3। 50 से प्रोडक्ट कर देंगे 100 पाई/3। और ये -पाई और पाई के बीच में नहीं आ रहा तो इसके साथ एक एडजस्टिंग फैक्टर आएगा 2 के पाई। अब ना कई बार ना ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि के क्या निकालें, कैसे सोचें के को कि कितना होगा के। ये भी इन शॉर्ट किया जा सकता है। यूं कैसे, क्या करो, जो 100 है ना, 100 के नियरेस्ट 3 के मल्टीपल ढूंढो। एक आगे वाला एक पीछे वाला। 100 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल एक तो 99 होगा, एक क्या होगा 102 होगा ना। 99 और 102 को 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड करके जो इवन आंसर देगा ना उसकी हेल्प लेंगे। इधर से आंसर ओड आएगा ना, क्वोशंट ओड आ जाएगा। इधर से क्वोशंट इवन आएगा। तो क्या करो, जिधर से क्वोशंट इवन आ रहा है ना उसकी हेल्प से आप 100 को लिखो।
जैसे 10 को यूज करके 100 को लिखना है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 102 पाई माइनस 2 पाई/3, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब डेफिनेटली देखो, जब इसको आप सेपरेट करोगे, इधर तो इवन आ जाएगा ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब यहाँ पे बना 3 और 4 पाई माइनस 2 पाई/3, ऐसे बन जाएगा ना। और हमें तो पता है जो एडजस्टिंग फैक्टर है वो 2 के पाई टाइप का होगा, और वो पाई के इवन मल्टीपल खा जाएगा, ये हट जाएगा। जो बच गया भाई आपका क्या होगा फिर उस केस में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो इस नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है -2 पाई/3 आएगा। हाँ, ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं। वही बात है, बस मैंने जस्ट ये थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दिया कि कैसे अगर हम चूज़ करना चाहें के को कर सकते हैं। मतलब वो के वाला काम हट जाएगा, सीधा आप सीधा मल्टीपल ही देख लो। 100 के करीब जो 3 का मल्टीपल है, एक आगे वाला होगा, एक पीछे वाला होगा, एक से इवन आंसर आ रहा होगा, एक से ओड आंसर आ रहा होगा। ओड वाले को छोड़कर इवन वाले को यूज़ कर लो। हाँ जी, शीतल जी, अब समझ आया? जैसे मैंने अभी दोबारा से भी बोला है वैसे तो। ठीक है, चलो। तो कर लोगे ना ये ऐसे क्वेश्चन? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये पेंडिंग है आपका। एक बार खुद ट्राई करके देखना, अपने आप सॉल्व करके देखना सारा सब्जेक्टिव वे में। बाकी फिर मैं कल ये करवाऊँगा कि कैसे करना चाहिए। 34 के बाद ये है देखो, कि हमें पता है इसमें हमने 2 के पाई लगाना था। 2 के पाई जो है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, और ये यहाँ पे काम क्या करता है कि आंसर को माइनस पाई और पाई के बीच में लेके आता है। जैसे ही 34 पाई आ गया, ये 34 पाई इसमें मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद जो बच गया, जो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट रह जाता है। या फिर ये कहें कि के हमें पता चल गया कि के -17 होगा, जो यहाँ पे हमारे आंसर को माइनस पाई और पाई के बीच में लेके आएगा। तो के को -17 लिया, ये कट गया, तो जो बचा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आगे का काम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।